हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। देखिए, आज की मैकेनिकल अफेयर्स में हम देखेंगे टॉप क्वेश्चन, देखेंगे प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ बता दे रहा हूँ आपको। ये जो 14 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपका 14वां वीडियो होगा, 14वां वीडियो होगा, ठीक है। और 10 का दम सीजन चल रहा है ये, ठीक है। 10 का दम का मतलब है इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मल्टीप्लाई कर दो आप लगभग लगभग 5 से, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन आपको करीबन करीबन मिल जाएंगे इसमें एक ही वीडियो में। तो ध्यान से देखना भाई वीडियो को, और बाकी बताना कि वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। देख के प्लीज़ बताना। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो पूरा देखना, उसके बाद मुझे बताना कि वीडियो कैसा है, आपके यूज़फुल है या नहीं, और ये वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। कि वीडियो पर लाइक आते नहीं है बिल्कुल भी, ना कोई शेयर करता है, तो ना कोई सब्सक्राइब कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वीडियो बनाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप प्लीज़ देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए प्लीज़, है एक बार देखो। द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी आर। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इसका आंसर कोई बताएगा? देखिए, मैं आपसे आंसर इसलिए पूछता हूँ कि आपको भी लगे कि आपको आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो कि क्या है, ठीक है। एक तरीका ये समझ लो कि आपका टेस्ट हो रहा है। बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताता जाऊँगा। तो देखो, ये क्वेश्चन आया है आपका एसएससी जेई में भी आया है, यूपीआर आरबीएनएल जेई में, एई में, और राजस्थान में आया है, आरआरबी मुंबई में भी आया है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर में आया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो भाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो विस्कोसिटी के बारे में देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट बनते हैं यहाँ पे आगे। तो देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेना वीडियो, 5 मिनट 10 मिनट वीडियो देखो आप, उसके बाद बताना मुझे कि वीडियो अच्छा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी जो होता है वो भाई क्या दर्शाता है, क्या शो कराता है। तो विस्कोसिटी द्रव का गाढ़ापन या पतलापन दिखाता है। मतलब जो लिक्विड है आपका, ठीक है, लिक्विड है वो क्या है आपका, थिक है या थिन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर, ये हनी है, ठीक है, ये हनी है। तो हनी कैसा होगा, इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, इसकी विस्कोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है, इसकी विस्कोसिटी कम होगी, ठीक है। इसके कंपेयरिंग में बात करें तो ये ज़्यादा है और ये कम है, क्योंकि ये गाढ़ापन है। तो जो गाढ़ापन होता है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, और जो लिक्विड है जैसे वाटर है उसकी विस्कोसिटी कम है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है। बाकी आगे पॉइंट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो भाई फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्कोसिटी पढ़ते हैं हम, वो वहाँ पे शियर स्ट्रेस से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करा है। तो देखिए, यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी होती है या सिंपली विस्कोसिटी, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई टाउ इजकल टू म्यू डी अपन डी बाई। तो यहाँ पे टाउ है वो शियर स्ट्रेस है और म्यू है विस्कोसिटी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई आगे देखते हैं, आगे क्या है देखो, पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे तुमको। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो अब यूनिट देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या यूनिट होती हैं। तो यूनिट देखिए, यहाँ पे सारी यूनिट लिख रखे हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वही वही लिखे हैं मैंने। तो यूनिट होती है विस्कोसिटी, वो होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। इसको सीजीएस में क्या लिख सकते हैं, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद देखते हैं आगे, म्यू है, म्यू की जो या एक और विस्कोसिटी का जो यूनिट है वो पास्कल सेकंड है, ठीक है। इसको हम पास्कल सेकंड भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, सीजीएस में एक तो सीजीएस में ये, एक सीजीएस में एक और पॉइज होती है, ठीक है, पॉइज होती है एक सीजीएस में। उसके बाद इसको ये भी लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड। ये भी आंसर में आया था एक बार, एसजेई में आया था, इसलिए मैंने आपको सर्च करके वो लिखा है। इसके बाद इसको ही पॉइज को हम ये भी लिख सकते हैं 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1 को 1/10 में भी आंसर आया था एक बार, 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसे करके भी आया था, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं। और डायमेंशन जो होती है वो होती है ML-1 T-1, ठीक है। ये होती है विस्कोसिटी सिंपली, ठीक है। अब आगे देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो देखो, अब यहाँ से काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो बता रहा हूँ। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो होती है स्मॉल v इजकल टू म्यू अपॉन रो। तो होती है डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो, रो होती है डेंसिटी, ठीक है। ये रो है वो डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी है। और म्यू है वो वो सिंपली विस्कोसिटी है, तो वो विस्कोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, v है, इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, वो क्या होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर थी, और ये होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। एक स्टॉक, इसको भी ये बोलते हैं, इसको एक स्टॉक बोलते हैं। एक स्टॉक में भी शो कराई जाती है, इस एक स्टॉक बराबर होती है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। आगे देखो, सीजीएस में क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो सीजीएस में ये होती है, एक सेंटीपॉइज बराबर होता है 10⁻⁻² स्ट्रोक होता है। उसके आगे देखिए, डायमेंशन इसकी होती है वो होती है L
-T-1। तो जितने भी पॉइंट बने हैं वो मैंने बता दिए हैं। आगे देखते हैं और भी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं इससे। देखो आगे देखो, अब हम टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो टेम्परेचर ये पूछा जाता है कि विस्कोसिटी, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी पे, लिक्विड की विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, या मतलब गैस की विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, वो भी देख लेते हैं। तो देखो इफेक्ट टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे देखो इन केस ऑफ गैस, तो गैस के केस में देखेंगे तो गैस के केस में ये देखो टेम्परेचर जो प्रोपोर्शनल होता है वो होता है विस्कोसिटी के। ये कंडीशन है तुम्हारी कि टेम्परेचर जो प्रोपोर्शनल होगा वो विस्कोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की विस्कोसिटी वो बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, देखो यहाँ पे लिख रखा है कि टेम्परेचर इंक्रीज विस्कोसिटी इंक्रीज इन केस ऑफ गैस। गैस की कंडीशन में क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस की कंडीशन में तो विस्कोसिटी होती है ना, ठीक है, विस्कोसिटी वो भी बढ़ेगी। क्लियर ये बात, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो कुछ बंदे ये पूछ रहे हैं क्यों बढ़ेगी क्यों नहीं बढ़ेगी, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छे विस्कोसिटी का एक अलग से टॉपिक लेके आऊँगा बढ़िया तरीके से, इसको डिफाइन करूँगा अच्छे से फिगर बना के, ठीक है। इसके जो देखो टेम्परेचर गैस का बढ़ाएंगे तो वो गैस होती है ना वो चिपक जाती है, ठीक है। ऐसे करके गैस दूर दूर होती है तो वो चिपक जाती है, वो पास पास उसके मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं बिल्कुल। तो विस्कोसिटी मतलब गैस होती है वो एकदम चिपक जाएगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो गाढ़ी हो जाती है, ठीक है। वो तो इसका मतलब विस्कोसिटी क्या होगी, उसकी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये कुछ डीप स्टडी में आ जाता है तो उसको कुछ अलग सेपरेट वीडियो बना के तब मज़ा आएगा बताने में, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। बाकी और आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखो यहाँ पे लिक्विड के केस में देखते हैं। अब लिक्विड के केस में क्या है भाई, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होता है 1 विस्कोसिटी के। वहाँ पे प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे टेम्परेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, विस्कोसिटी के। इट मीन्स अगर विस्कोसिटी अगर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी इन केस ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो अगर टेम्परेचर घटा रहे हो तो विस्कोसिटी बढ़ेगी इन केस ऑफ लिक्विड के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा है भाई कि टेम्परेचर इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से एक फिगर से भी आप समझ सकते हो, फिगर में क्या है देखो, यहाँ पे फिगर भी देख रखा है ये वाला, ठीक है। इसमें टेम्परेचर का ये है, ये ग्राफ है टेम्परेचर, ये म्यू है, ये ऊपर को जा रहा है विस्कोसिटी। अब देखो अगर टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो तो इट मीन्स क्या हो रहा है, लिक्विड की विस्कोसिटी वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो, ये टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, तो गैस की विस्कोसिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ बनता है, ठीक है। बाकी देखो नोट पॉइंट और बता दे रहा हूँ, एक नोट पॉइंट और बन रहा है कि नोट पॉइंट क्या है कि इंक्रीज द प्रेशर। अगर प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, वहाँ तो इसको टेम्परेचर की बात हो रही है, अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो बोथ गैस एंड लिक्विड इंक्रीज विस्कोसिटी। अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर की बात हो रही है, तो लिक्विड के केस में, ठीक है, विस्कोसिटी चाहे वो लिक्विड का केस हो चाहे वो गैस का केस हो, दोनों में वो विस्कोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ आपको ये लग रहा है कि ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तुमको, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है। मेहनत से बनाया है मैंने पूरा कंटेंट, ठीक है, टाइप करके बनाया अच्छी तरीके से, आप देख सकते हो पूरा। बाकी इसकी PDF है ना, ठीक है। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लाइक कर देना भाई। देखो मैं आपको बता रहा हूँ 500 लाइक कर देना इस वीडियो पे, 500 आप लाइक कर देना, ठीक है। टारगेट 500 का है इसका, ठीक है। मैं बहुत ही कम बता रहा हूँ, 500 का 500 लाइक कर देना। और इसके बाद देखो इसकी PDF है ना, इसकी PDF भी आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, सारी PDF मिल जाती हैं। मैं थोड़ा सा मतलब ये सोचता हूँ कि PDF देखो इतनी मेहनत करूँ उसको लाइक भी नहीं मिले और व्यू भी नहीं मिले तो क्या मतलब है, ठीक है। तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी MRK मैकेनिकल करके है, MRK मैकेनिकल करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो सर्च कर लेना आप, डायरेक्ट जाके MRK स्पेस करके मैकेनिकल लिखना, तो वहाँ पे उसको PDF ही में अपलोड कर देता हूँ, एक दिन बाद अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखो आगे देखते हैं भाई, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। ये मत सोचिए कि RRB में आया, RRB में आया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर में आया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को उठा के रखे हैं मैंने अच्छे अच्छे। तो देखो ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि इसमें ही आया RRB में, बहुत सारे क्वेश्चन PSU में भी आया ये, ठीक है। इंडियन ऑयल में बहुत बार पूछा गया ये। देखो एक करंट मीटर इज यूज द मेजरमेंट ऑफ, तो करंट मीटर होता है वो किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, बताइए। करंट मीटर होता है वो किस लिए यूज़ करते हैं, तो वो होती है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखते हैं भाई करंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो,
यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, डिवाइस एंड देयर यूज़। कौन कौन सी डिवाइस है यहाँ पे, वेंचुरीमीटर है, ठीक है, वेंचुरीमीटर है, उसका रेट ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज, रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज एक ही बात होती है। फ्लो नोजल है, फ्लो नोजल का यूज़ किस, ये इसका मेजरमेंट करते हैं रेट ऑफ फ्लो में, ठीक है। ऑरफिस मीटर है, इसका भी करते हैं रेट ऑफ फ्लो में। बैंड मीटर है, वो रेट ऑफ फ्लो होता है, ठीक है। आगे देखो आगे क्या है, रोटामीटर है, ठीक है, ये रेट ऑफ फ्लो के लिए मेजरमेंट करा जाता है। पिटोट ट्यूब, याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पिटोट ट्यूब, क्योंकि वेलोसिटी मेजरमेंट करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तीनों लास्ट के हैं ना, ये लास्ट के हैं ना, इंपॉर्टेंट है सारे। यहाँ विस्कोसिटी से लेके पिटोट ट्यूब से लेके, पिटोट ट्यूब वेलोसिटी मेजरमेंट करती है। हॉट वायर एनोमीटर होता है, वो एयर एंड गैस की वेलोसिटी मेजरमेंट करती है, ठीक है, एयर एंड गैस की। तो यहाँ पे लिक्विड नहीं है, याद रखना। करंट मीटर है, वो वेलोसिटी इन ओपन चैनल, याद रखना, वेलोसिटी करती है ओपन चैनल में, वेलोसिटी का मेजरमेंट करता है करंट मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इंपॉर्टेंट है। डिस्चार्ज थ्रू ए डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप इज गिवन एज। तो डिस्चार्ज जो होता है वो डबल एक्टिंग पंप के लिए कितना होता है, बताइए। देखिए ये भी पूछा है आरआरबी चंडीगढ़ एसएसई सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए कि डबल एक्टिंग पंप के लिए कितना होगा। तो देखो डबल एक्टिंग पंप के लिए कितना होगा भाई, 2LAN/60, क्या होता है 2LAN/60, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डबल एक्टिंग। सिंगल के लिए क्या करेंगे, सिंगल के लिए 2 हटा देंगे, LAN/60 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा LAN/60, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो डिस्चार्ज थ्रू ए डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप इज गिवन बाय। तो डिस्चार्ज होता है वो डबल एक्टिंग पंप में क्या होता है, वो होता है 2LAN/60, और सिंगल एक्टिंग पंप में होता है LAN/60 होता है, ठीक है, ये बात क्लियर। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे क्या है, ये है ना आपके सामने दिख रहा है, वो सिंगल एक्टिंग पंप है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है, ठीक है। और रेसिप्रोकेटिंग का मतलब होता है ये ऐसे करके मोशन करता है ना, टू एंड फ्रो, इधर उधर, ठीक है, इट मीन्स। और रोटरी मतलब वो एक ही जगह पर, वो सेंट्रीफ्यूगल पंप में आता है, वो रोटरी मोशन होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, एक ही पाइप लगा है, सक्शन पाइप, और ये होता है डिलीवरी पाइप, ये लिखा हुआ है, ये डिलीवरी पाइप, ये सक्शन पाइप है, ठीक है। तो ये सिंगल एक्टिंग पंप है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देखो यहाँ पे ये है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग। डबल एक्टिंग पंप में क्या है कि 2 सक्शन पाइप लगे होते हैं, ठीक है। तो ये डबल डिस्चार्ज, इसको डबल डिस्चार्ज मतलब मिल सकता है इससे। उससे एक ही पाइप लगाता तो एक ही सिंगल पाइप लगाता तो एक ही डिस्चार्ज मिल रहा था, इससे क्या है, इससे भी सक्शन होगा, इससे भी डिलीवरी होगी, तो दोनों डिलीवरी पाइप हैं कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का में होता है, इसको बोलते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो इसका जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है 2LAN/60 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखो बिन कार्ड इज मेंटेन्ड बाय, बिन कार्ड रख रखाव द्वारा किया जाता है। तो बिन कार्ड जल्दी बताइए, DMRC जेई में, RRB जेई में पूछा गया है, सब RRB के लिए रखे हैं इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो इसका यूज़ होता है वो स्टोर डिपार्टमेंट में होता है, ठीक है, स्टोर डिपार्टमेंट में होता है। इसका देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, बिन कार्ड और स्टॉक कार्ड, इसको 2 तरीके के नाम, बिन कार्ड भी स्टॉक कार्ड है। तो बिन कार्ड इज द रिकॉर्ड मेंटेन अंडर द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बाय द स्टोर डिपार्टमेंट एंड शो द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिसीव्ड, इश्यू, बैलेंस इन हैंड आफ्टर ईच रिसिप्ट एंड इश्यू। इट इज़ आल्सो नॉन एज स्टॉक कार्ड और बिन कार्ड। देखो बिन कार्ड में जो होता है ना, वो देखो क्या कर सकते हो आप, रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। बिन कार्ड होता है वो बेसिकली वहाँ पे प्लांट होते हैं ना, जैसे प्रोडक्शन प्लांट है तो उसमें यूज़ किए जाते हैं। वहाँ पे क्या है, तुम इसको क्या करोगे, कोई भी मटेरियल उसको उसकी क्वांटिटी को लिख सकते हो, ठीक है, स्टोर कर रिसीव कर सकते हो, उसको इश्यू कर सकते हो, बैलेंस लिख सकते हो उसमें, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बिन कार्ड ये होता है, ठीक है। बिन कार्ड देखो इस तरीके का बिन कार्ड होता है। तो यहाँ पे मटेरियल का कोड लिखा हुआ है, मटेरियल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, लोकेशन लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट लिखोगे, हाँ, तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखोगे, रिसिप्ट लिखोगे, रिसिप्ट में इश्यू, बैलेंस जो भी है आपका डेटा वो लिखोगे यहाँ पे। तो इस तरीके का बिन कार्ड, तो मतलब प्रोडक्शन में आपका
प्रोडक्शन में आपका क्या है, स्टोर करने के लिए कुछ भी है रिकॉर्ड, वो यूज़ किया जाता है इसमें बिन कार्ड में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो RRB RDSO एज सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2009 में पूछा गया, और ये क्वेश्चन देखो बहुत बार SSC में भी आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपका ये है, देखो ये वो क्वेश्चन होते हैं जो लोग करते नहीं हैं और वो छोड़ आते हैं, ये वो वाले क्वेश्चन है मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे क्या है, द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ए PERT PERT, ठीक है, एक्टिविटी इन टर्म ऑफ ऑप्टिमिस्टिक टाइम दे रखा है, पेसिमिस्टिक टाइम दे रखा है, एंड मोस्ट लाइकली टाइम दे रखा है, ठीक है। यह भी दिया नहीं है, बताया उसने, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो एक्सपेक्टेड टाइम का वो क्या होगा, इसका आंसर बताइए, कोई बताएगा। ABCD। तो आंसर कैसे बताना है, आंसर 5 लिख के फिर ऐसे करके A, ठीक है, इस तरीके से आंसर दिया करो, ठीक, क्वेश्चन नंबर डाल के, तो मुझे पता चले। आगे देखो, तो देखो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे बोलूँगा मैं, ऐसे बोलूँगा, मोस्ट जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो T0 + 4TM + TP/6, ऐसे याद कर सकते हो आप। तो यहाँ पे जो TP है वो क्या है भाई, वो है आपका पेसिमिस्टिक टाइम, T0 है वो आपका क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे निकालना। देखो ये इसमें वो सारी वैल्यू रखनी है और आंसर बताना है, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है भाई, इसका आंसर तुम्हें बताना है, ठीक है, 5वें का आंसर ऐसे करके बताना। तो देखो इफ़ ऑप्टिमिस्टिक टाइम 1 दे रखा है क्वेश्चन में, पेसिमिस्टिक टाइम दे रखा है 2, मोस्ट लाइकली टाइम दे रखा है 3, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम, ये क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का आंसर देना आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देना और बोलना कि एक्सपेक्टेड टाइम है इतना निकला है, इसका आंसर बताना प्लीज़। आगे देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू फॉलोइंग। तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होता है, उसका आंसर क्या होगा, ये होगा भाई C आंसर, ठीक है, चेंज हीट इनटू वर्क, ठीक है। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नियम है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, क्लासिस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, इट इम्पॉसिबल टू हीट इनटू मूव बाय इटसेल्फ फ्रॉम ए लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर टू हायर टेम्परेचर रिजर्वायर, दैट इट नीट ट्रांसफर कैन ओनली occur spontaneously in the direction of temperature decrease. For example, we cannot construct refrigerator that operate without any work input. नेक्स्ट देखिए, और कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होता है, वो कह रहा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट द हीट फ्रॉम ए सिंगल सोर्स इनटू वर्क विदाउट एनी अदर इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ठीक है, विच रेफ्रिजरेंट इज यूज टू वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे वेपर VARS होता है, ठीक है, ये VARS बोलते हैं इसको, वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसमें कौन सा आंसर होगा बताइए, कौन सा रेफ्रिजरेंट इसमें यूज़ करते हैं वो बताना है आपको, बताइए। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा एक्वा अमोनिया, ठीक है, एक्वा अमोनिया हो जाएगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में भाई देखो ये है, ये आपका है वेपर एब्सॉर्प्शन प्लांट है, ठीक है, इस तरीके का बनता है, एवापोरेटर है यहाँ पे, इसके बाद ये थ्रॉटल वाल्व, ठीक है, इस तरीके से होता है यहाँ पे। ये है एब्जॉर्बर है, यहाँ से जाता है फिर पंप में, फिर उसके बाद जनरेटर, उसके बाद क्या है कंडेंसर में, ठीक है, उसके बाद ये थ्रॉटल वाल्व है, उसके बाद फिर, तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। बाकी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, डोंट वरी, परेशान ना होइए, ठीक है। कुछ चीज़ें डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें इस वीडियो लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई में मुझे बताना है अच्छी तरीके से तो एक ही टॉपिक पे लेके बनाऊंगा अच्छी तरीके से, उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 तरीके के रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं वहाँ पे, एक तो होता है अमोनिया वाटर सिस्टम, ठीक है, ये लिखा है NH3 और H2O, ठीक है, अमोनिया वाटर सिस्टम। तो इसमें सबसे ज़्यादा पूछा था कि अमोनिया वाटर सिस्टम में NH3 क्या होता है, या ऐसे पूछता है कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है, एब्जॉर्बेंट क्या होता है, ऐसे पूछता है वो क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे सिस्टम को पहले याद करना है, 2 सिस्टम कौन से हैं, अमोनिया वाटर सिस्टम है, दूसरा कौन सा, लिथियम ब्रोमाइड वाटर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अमोनिया वाटर सिस्टम में NH3 जो होता है वो रेफ्रिजरेंट होता है, H2O होता है वो एब्जॉर्बेंट होता है, क्लियर। लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम में H2O होता है वो प्रशीतक होता है, मतलब रेफ्रिजरेंट, और लिथियम ब्रोमाइड H2O होता है वो रेफ्रिजरेंट हो गया, और लिथियम ब्रोमाइड है वो होगी एब्जॉर्बेंट, ठीक है। तो मैंने लिख रखा है शोषक का मतलब ये है
एब्जॉर्बेंट। तो इंग्लिश में लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। तो यहाँ देखो क्वेश्चन भाई, डीजल फ्यूल कंपेयर टू पेट्रोल इज। तो डीजल फ्यूल को कंपेयर कैसे कर सकते हो भाई, बताइए। लेस डिफिकल्ट टू इग्नाइट, या जस्ट अबाउट द सेम डिफिकल्ट टू इग्नाइट, या मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट, या हाईली इग्नेटेबल, बताइए। इसका आंसर क्या हो सकता है? डीजल फ्यूल कंपेयर टू पेट्रोल इज। तो डीजल का फ्यूल होता है वो मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे डीजल का जो कंप्रेशन रेशियो होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो डीजल का कंप्रेशन रेशियो होता है, CR होता है डीजल का, वो होता है 15 से 25, ठीक है। और कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल का ये होगा डीजल, ठीक है। तो पेट्रोल का होता है वो होता है 6 to 10। तो किसको इग्नाइट करना मुश्किल है? इसको, ठीक है। ये इसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है तो उसको इग्नाइट ये देर में होगा, ठीक है, और ये जल्दी हो जाएगा। चलिए, बाकी बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ पहले मैं अच्छी तरीके से, तो लास्ट वीडियो देख लेना। इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, वेरी मोस्ट नंबर क्वेश्चन है। व्हेन द सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील डेवलप्स स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस इट्स सेड टू बी। जब ग्राइंडिंग पहिया की सतह चिकनी और चमकती सतह को विकसित करती है तो यह कहा जाता है, बताइए। सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे के क्वेश्चन उठा लिए मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ग्लेजिंग, ठीक है, ग्लेजिंग हो जाएगा। इट मीन्स क्या होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ग्लेजिंग का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लो, है। एक बार देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, PDF भी मिल जाएगी, पढ़ लेना। ए ग्लेज ग्राइंडिंग व्हील इज द रिजल्ट ऑफ हाई एट्रिटियस wear causing the grains to be become dull. A loading grinding wheel is a result of chip clogging the grains of grinding wheel due to the grinding of soft material, improper grinding wheel selection, processing parameters. इट मीन्स देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा देखते रहना। ग्राइंडिंग व्हील है आपका कोई, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एब्रेसिव होते हैं, दिस इज एब्रेसिव, ठीक है। अब ये एब्रेसिव हो, जब तुम ग्राइंडिंग करोगे कोई भी मटेरियल इसमें अगर लगाओ, टूल लगाओगे, ठीक है, कोई भी अगर ग्राइंडिंग करोगे ऐसे करके, तो ये एब्रेसिव होंगे, वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। रिमूव मतलब या घिसने लगेंगे, ठीक है, घिसने लगेंगे, कम हो जाएंगी। तो ये सतह है ना वो चिकनी हो जाती है, ठीक है, ये सतह है ना वो चिकनी हो जाती है बिल्कुल। ये एब्रेसिव होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं धीरे धीरे, चिकनी होते हैं, उसको ही हम बोलते हैं ग्लेज। ग्लेज सरफेस बोलेंगे, ग्लेजिंग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हो। मान लो यहाँ पे बहुत सारे एब्रेसिव कण थे, लेकिन अब एब्रेसिव कण कहाँ है नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो इस इट मीन्स क्या है, ये ग्लेज हो गया, ठीक है, GLAZING, ग्लेजिंग सरफेस हो गई, इसको ग्लेजिंग बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द पॉइंट काउंटर फ्रैक्चर इज पॉइंट वेयर, ठीक है। तो UP SSC JEE में पूछा गया है, और RRB मुंबई JEE में पूछा गया है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट चेंजिंग साइन, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट चेंजिंग साइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इससे, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन सकते हैं। तो यहाँ देखो, पॉइंट ऑफ काउंटर फ्रैक्चर इज द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू और वाइस वर्सा। एट पॉइंट काउंटर फ्रैक्चर द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट 0, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। देखो ये है ओवर हैंगिंग बीम, तो पॉइंट ऑफ काउंटर फ्रैक्चर होता है वो ओवर हैंगिंग बीम में पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पूछेगा वो किस बीम में होता है, तो ओवर हैंगिंग बीम। तो ओवर हैंगिंग बीम क्या होते हैं भाई, ओवर हैंगिंग बीम जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट लगा है, उसके बाद ये सपोर्ट लगा है, मान लो ये सपोर्ट नहीं है तो ये ओवर हैंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी कैंटिलीवर बीम ये होता है, ठीक है, इस तरीके ये फिक्स हो रहा है यहाँ पे पूरा। तो कैंटिलीवर बीम पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो देखिए कल के प्रश्न का जो मैंने पूछा था उसका प्रश्न क्या है भाई, कल के प्रश्न है, ठीक है, ये पूछा था मैंने कल, किसी ने आंसर दिया नहीं, 2-4 लोगों ने दिया होगा, ठीक है, मुझे याद नहीं अभी, मैं बता नहीं पाऊंगा। देखो, इन इंजन वर्किंग ऑटो साइकिल एयर फ्यूल मिक्सचर इज कंप्रेस फ्रॉम 400 cc to 100 cc इफ गामा 1.5 कैलकुलेट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। तो देखिए इसका कोई आंसर बता सकता है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसका आंसर क्या निकाला था, किसी 50% आया था, तो किसी लोगों ने दिया था, कुछ लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि एयर फ्यूल मिक्सचर है वो क्या कर रहा है, 400 से लेके 100 cc तक कर रहा है। तो 400 हो गया वो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, और 100 हो जाएगा वो क्लियरेंस वॉल्यूम हो जाएगा VC।
ठीक है, वी सी बोलेंगे, ठीक है, वो 100। तो आगे देखते हैं कैसे करेंगे इसको, बताइए क्या कह रहा है। मिक्सचर कंप्रेस हो रहा है 400 सीसी से लेके 100 सीसी तक। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल वॉल्यूम दे रहा है वो आपका 400, ठीक है, 400 टोटल वॉल्यूम होगा। क्लेंस वॉल्यूम होता है इसमें होगा वो 100। अब देखिए क्लेंस वॉल्यूम होता क्या है, जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है ये, तो यहाँ पे ऊपर दे रखा है वो यहाँ तक, जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक पिस्टन जा रही है लास्ट तक, ठीक है, और ये होता है TDC टॉप डेड सेंटर, और नीचे तक होगा BDC बॉटम डेड सेंटर। तो इससे यहीं तक पिस्टन जाएगी, इससे ऊपर जाएगी तो हेड में टकरा जाएगी, ठीक है, यहाँ पे वॉल्व होते हैं इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे वॉल्व होते हैं। तो यहाँ तक जो बाकी जो वॉल्यूम बचा होता है ये वाला, वो होता है क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है, और यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा वो पूरा स्वेप्ट वॉल्यूम होगा, या टोटल वॉल्यूम बोलते हैं उसको, ठीक है, इसको बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल वॉल्यूम, ये होगा स्वेप्ट वॉल्यूम ये वाला, ठीक है, ये वाला होगा स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है, VS स्वेप्ट वॉल्यूम, और ऊपर से लेके जितना क्लियरेंस वॉल्यूम देखो, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम भाई VS प्लस VC होगा, ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम बोलेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपको ये गामा दे रखा है, एफिशिएंसी निकलवानी है। तो देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता क्या है, एफिशिएंसी होती है 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1, ठीक है, R होता है कंप्रेशन रेशियो यहाँ पे। तो कंप्रेशन रेशियो आपको दे नहीं रखा है तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो R बराबर होता है कंप्रेशन रेशियो, वो क्या होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लेंस वॉल्यूम है, क्लेंस वॉल्यूम, या इसको VC भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये होगा, अब यहाँ पे R बराबर हमारा टोटल वॉल्यूम दे रखा है 400 और क्लेंस वॉल्यूम दे रखा है वो 100 दे रखा है। तो बस R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इफिशिएंसी में अब रखते हैं हम, ठीक है, इफिशिएंसी में रखते हैं। इफिशिएंसी का फॉर्मूला दोबारा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से रख दे रहा हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा पूरा। इफिशिएंसी इजकल टू 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। अब तो यहाँ पे देखो क्या का होगा, इजकल टू 1 माइनस 1 अपॉन R क्या दे रखा है, R दे रखा है आपको कितना, R दे रखा है आपको, ये निकाला है हमने, ठीक है, ये निकाला है R, तो ये 4 है, ठीक है, और गामा दे रखा है 1.5, तो 1.5 माइनस 1, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 1 माइनस 1 अपॉन, अब 1.5 में से ये माइनस 1 गया तो 0.5 बचेगा, ठीक है, ये कंडीशन बन गई। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, इसको अब देखो 1 माइनस 1 अपॉन, अब 0.5 को हम कैसे लिखेंगे, 1/2 लिख सकते हैं ना, कैसे, अरे 0.5 लिखा है ना, इसको अगर ये पॉइंट हटाओगे 10 करोगे 5 2 तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, तो 1/2 लिख सकते हैं। अब 1 माइनस 1 अपॉन 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा ये 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2 इफिशिएंसी। अब इफिशिएंसी में हम हमेशा 100 का गुणा करते हैं, ठीक है, ये 100 का गुणा करोगे तो इफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 50%, ठीक है। तो 50% जिन लोगों का आंसर था उनका अच्छा दिया था उन्होंने सॉल्यूशन करके। बाकी अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, ठीक है। देखो ये जो मैं पेज यूज़ कर रहा हूँ ना, ये करीबन 1 रुपये से भी ज़्यादा का पड़ता है मुझे, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के पेज हैं ये। तो कम से कम मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, तो कम से कम इतना तो कर दो कि वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, और शेयर तो कोई करता ही नहीं है मुझे पता है। तो मैं जितना होता है कोशिश करता हूँ आपको अच्छे तरीके से बताने की। इससे भी बेहतरीन अगर अच्छी तरीके से आप मतलब किसी को अगर ये गलत लग रहा है मतलब बताने का तरीका, तो मुझे बताए भाई कि इससे भी बेटर क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, वो भी बताना। बाकी देखते हैं, ठीक है, आगे देखिए आज का क्वेश्चन है ये, ठीक है, आज का क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर प्लीज देना। ए मैन पुल ए कार्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम एंड प्रोड्यूस इन एक्सेलरेशन 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन। तो एक आदमी 100 किलोग्राम के ठेले को खींचता है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, आदमी द्वारा कितना बल लगाया गया है, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना। और देखो मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ, सुन लो प्लीज़। देखो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मैं तैयार रखा था, ठीक है, ये वीडियो नंबर 15 है, बनाने तैयार रखा था, लेकिन मैंने सोचा अब वीडियो बनाऊंगा नहीं, ठीक है, इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि कोई भी लाइक नहीं करता है वीडियो। अगर आपको लाइक करना है लगभग 500 लाइक कर देना, ठीक है, 500 लाइक कर देना,
और कमेंट करके बताना प्लीज़ कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ये बताना। अगर वीडियो सही है, अगर मेरे पास कमेंट आ रही है बताने के लिए कि सर और बनाओ, तो मैं बनाऊँगा, नहीं तो क्या फ़ायदा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कम से कम मैं इस वीडियो को तैयार करने में 4 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, 4 आवर्स तैयार करने में लग जाते हैं, तो 4 घंटे मैं क्यों बर्बाद कर रहा हूँ आपके लिए। नहीं तो कुछ तो रेस्पॉन्स दिखाइए ना आप, ठीक है। बाकी समझदार हैं, ठीक है, क्या करना है। चलिए नेक्स्ट मिलता हूँ कभी भी, अगर आप कहोगे तो मैं बनाऊँगा, नहीं तो नहीं की बात, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।